हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए हमेशा। आज हम फिर बात करने वाले हैं भारत की जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी, और उसके साथ राज्य के विधानमंडल का संबंध कैसा है, किस तरीके से दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं, या फिर हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है या एकात्मक है या फिर अर्धसंघात्मक है। तो ऐसे कुछ जवाब हम ढूंढ रहे हैं ना इसमें। तो इसी लेक्चर में आपको कुछ और सवाल के जवाब पता चलेंगे। फिर एक थर्ड लेक्चर आएगा, फिर फाइनल इसका निष्कर्ष भी आएगा, तब आप पता कर लीजिएगा। वैसे तो आप पता कर चुके होंगे, समझदार हैं कि हमारे देश में किस तरीके की व्यवस्था है। कहा ना कि हमारी जो ढांचा है वो कैसा है, संघात्मक, परंतु हमारी भावना जो है, भावना, अंदर की भावना क्या है, एकात्मक। तो यही कहा गया है कि हमारे संविधान की, हमारे देश के जो ढांचा है वो संघात्मक है, भावना एकात्मक है। आप निष्कर्ष तौर पे एक ये बहुत अच्छी लाइन है जो डाल सकते हैं आप निष्कर्ष के लिए। तो समवर्ती सूची में एक ही विषय के संबंध में संघ तथा राज्य द्वारा निर्मित विधान में टकराव होने की स्थिति में केंद्र अर्थात संघ, केंद्र को ही संघ बोलते हैं और संघ ही केंद्र है, याद रखिएगा। संघ कहकर भी बोला जा सकता है केंद्र को, हो सकता है वहाँ पर केंद्र ना दे के संघ देते, तो आप समझ जाइएगा कि संघ, केंद्र की बात कर रहे हैं। तो टकराव होने की स्थिति में केंद्र का विधान मान्य होता है। आपको मैंने इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था ना कि 3 तरीके की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, जिसमें संघ, केंद्र के से संबंधित विषय हैं, जिन विषयों पर सिर्फ केंद्र अपनी विधियां बनाती है। एक राज्य सूची है जिस विषय पर राज्य सूची विधियां बनाती है, और एक है समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर भी संविधान की में जो उपबंध किए गए हैं उसके तहत विधि का निर्माण कर सकते हैं। बेसिकली जो भी कार्य किया जाता है देश में, या जो भी विधियां बनाई जाती हैं, वो संविधान के उपबंधों को, संविधान में जो बात लिखी गई हैं उनको ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। क्योंकि पूरा ऑल ओवर देखें तो संप्रभु कौन है, संविधान है, और संविधान ने संप्रभुता किसके हाथ में दी है, हम भारत के लोग। तो ये बात कही गई है कि जो समवर्ती सूची है, अगर उसके संबंध में संघ तथा राज्य, यानी कि हमारे केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है, दोनों ने कानून बनाया है एक ही विषय पर, और तो दोनों में टकराव होगा, तो उस टकराव की स्थिति में किसका कानून मान्य होगा और किसके कानून की मजबूती होगी, संघ के कानून की। तो कहने को तो शक्तियाँ विभाजित हैं अलग अलग, परंतु जो हमारा केंद्र है, अगर आप देखना चाहें तो शक्तियाँ विभाजित हैं, परंतु केंद्र मजबूत है, मजबूती भी है केंद्र के पास। ये बात आप इस पूरे लेक्चर को जब देख लेंगे पता चल जाएगी किस तरीके से केंद्र अपने आप में मजबूत है। ये नहीं है कि राज्यों को शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, बिल्कुल दी गई हैं, और उनको स्वायत्ता भी है अपने क्षेत्र में। और ऐसा भी नहीं है कि हर बात पे केंद्र अड़ंगे डालेगा या अपनी बात मनवाएगा या हस्तक्षेप करेगा, जो भी आप कहना चाहें, ऐसा भी नहीं है। वो भी सिर्फ इस काम उसमें हस्तक्षेप करता है जब ऐसा लगता है कि हाँ, संविधान के उपबंध के तहत कोई कार्य नहीं हो रहा, या राज्य में कुछ ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें संसद का हस्तक्षेप करना या केंद्र का हस्तक्षेप करना आवश्यक है। तो ये सारे प्रावधान, इस तरीके की शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। तो सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, अपने अपने क्षेत्र में सबको स्वायत्ता भी है, परंतु केंद्र थोड़ा मजबूत है, केंद्र के हाथ में थोड़ी ज़्यादा पावर है, मजबूती है उसको, और जो उसके विषय हैं वो भी बहुत अच्छे स्तर के, बड़े स्तर के हैं और अपने आप में मजबूती लिए हुए हैं। तो यही है कि अगर समवर्ती की सूची के तहत दोनों ने, यानी कि केंद्र ने और राज्य ने, दोनों ने ही किसी विषय पर कानून बनाया है, अब विषय एक है, दोनों में टकराव भी होगा, तो उसमें किसके विषय को प्रधानता दी जाएगी, किस विषय को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो है संघ के विषय को। इस बात को आप क्लियर रखिएगा। अब इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं, ये भी देखिए, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि समवर्ती सूची के अगर किसी विषय में संघ और राज्य के बीच मतभेद या टकराव होता है तो मजबूत केंद्र का ही कानून रहेगा, परंतु इसमें अपवाद क्या है ये भी देखिए।
इस नियम का अपवाद राज्य की विधि के पक्ष में यह है कि अपवाद राज्य की विधि के पक्ष में भी है, परंतु क्या है कि यह है कि संसद के द्वारा निर्मित पहले से, याद रखिएगा ये टर्म याद रखिएगा जो बात कही गई है, संसद के द्वारा निर्मित पहले के किसी विधान के साथ टकराव होने की स्थिति में राज्य का विधान मान्य रहता है यदि उसे विचारार्थ रक्षित रखा गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति उस उपाय पर या फिर उस विधि पर मिल चुकी है। अगर ऐसा होता है कि क्या बात कहने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है कि कोई पहले से ही निर्मित कानून है संसद के द्वारा और राज्य में भी वो कानून है, निर्मित है पहले से ही, तो आपस में टकराव होता है, तो क्या होगा कि राज्य का संविधान मान्य, जो राज्य के तहत संविधान के तहत उसने जो उपबंध किया हुआ है, क्योंकि जो राज्य ने उपबंध किया हुआ है वो भी संविधान को ध्यान में रखकर ही किया गया है, तो क्या होगा, राज्य का कानून मान्य रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर राष्ट्रपति जी की अनुमति भी मिल चुकी है या फिर उसको विचार के लिए रखा गया है, तो वो कानून मान्य रहेगा। यही बात की गई है कि इस नियम का अपवाद राज्य की विधि के पक्ष में यह है कि संसद के द्वारा निर्मित पहले के किसी विधान के साथ टकराव होने की स्थिति में, याद रखिएगा पहले के किसी विधान के साथ, बार बार यही टर्म मैं आपको दोहरा रही हूँ कि पहले के किसी विधान के साथ टकराव होने की स्थिति में राज्य का विधान मान्य रहता है यदि उसे विचारार्थ रक्षित गया हो, यानी कि विचार के लिए रख लेते हैं ना, रिजर्व रख लेते हैं कभी कभी, या फिर उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो चुकी हों तो वो राज्य का कानून मान्य रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। परंतु अब राज्य का कानून मान्य रहेगा तो संविधान केंद्र जो है वो बड़ा है और उसको संशोधन करने की भी कुछ शक्ति प्राप्त है, तो केंद्र कहेगा क्यों भाई, मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो मजबूत हूँ, तो केंद्र उसमें कैसे परिवर्तन कर सकता है। परंतु इस नियम उपबंध में संसद के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान में बाद में संशोधन नहीं कर सकती या फिर उसे बदल नहीं सकती या फिर उसे समाप्त नहीं कर सकती। तो इन तीन तरीकों से, ये तीन तरीके, या तो संशोधन करके वो अपनी तरीके से बना लेगी उसको जिस तरीके से उसको चाहिए, या उसने जिस तरीके का प्रावधान बनाया था उस तरीके से बनाएगी, या फिर उसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके वह उसी के जो कानून बनाया गया है उसी में थोड़े बहुत बदलाव करके या फिर उसको पूरी तरीके से निरस्त भी कर सकती है। तो ये शक्ति भी अल्टीमेट उसको हाथ में दे दी गई है। तो कह दिया गया ना कि अगर आप ऑल ओवर देखना चाहें तो केंद्र के हाथ में थोड़ी ज़्यादा मजबूती है, परंतु अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि संविधान के तहत, संविधान के उपबंध के तहत राज्य में कार्य नहीं किया जाता, तो क्या होता है, केंद्र हस्तक्षेप करती है कि भाई आप जो ये कार्य कर रहे हैं संविधान के विरुद्ध है या आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो केंद्र इस तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है। पर फालतू में बिना बात की, बगैर किसी रीज़न के केंद्र हस्तक्षेप करेगा ऐसा भी नहीं है। परंतु आप कभी कभी देखते हैं, बात उठती रहती है कि बिना किसी रीज़न के भी हस्तक्षेप होता रहता है, और वो होता किसके द्वारा है कि हस्तक्षेप किसके माध्यम से करती है केंद्र, राज्यपाल के माध्यम से। तो राज्यपाल जब पढ़ाऊंगी ना, डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या राज्यपाल की अपनी भी पावर है या फिर उसको केंद्र का ना कहते हैं कि केंद्र के मध्यस्थता का कार्य करते हैं, ये भी कहा जाता है। तो राज्यपाल जब हम पढ़ेंगे तो और भी क्लियरिटी आएगी। परंतु अब दोनों बातें याद रखिएगा। ये बात हमने पढ़ी, क्या देखी यहाँ पे, इसमें हमने देखा कि अगर समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं केंद्र और राज्य, तो मजबूती किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में। अपवाद क्या है, ये कि पहले से निर्मित कोई कानून है और उस पर तब वो कानून मान्य रहेगा राज्य का, अगर वो पहले से निर्मित है और उस पर वो या तो विचार के लिए रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, या फिर उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है, तो वो बना रहेगा। परंतु संशोधन भी कर सकती है हमारी संसद, उसमें ऐसा नहीं है कि वो उसे ऐसे ही अपना लेगी। तो संसद को मजबूती है यहाँ भी कि परंतु इस नियम उपबंध में संसद के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है। ये जो नियम दिया गया है इसमें ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किस बाद में कोई उस
उस समय तो निर्मित कर दिया, परंतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बाद में वो उसमें संशोधन नहीं कर सकती या उसको में बदलाव नहीं कर सकती या उसको पूरी तरीके से निरस्त नहीं कर सकती। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा। ये तीनों बातें आप ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूछ लीजिएगा। कथा देख के, पढ़ के आराम से माइंड में डाल लीजिएगा कि अपवाद क्या है, और उस अपवाद में भी जहाँ केंद्र की को थोड़ा सा ढील दी गई है कि नहीं केंद्र मजबूत नहीं है, उसमें भी केंद्र किस तरीके से मजबूत है, तो ये क्लियर कर दिया कि भाई इस उपबंध में भी केंद्र ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं कर सकता, उस समय तो वो छोड़ देगा, ठीक है, लागू है, परंतु बाद में वो उसमें संशोधन कर सकता है, उसको बदल भी सकता है, और या पूरी तरीके से निरस्त या समाप्त भी कर सकता है। तो है ना थोड़ा सा केंद्र मजबूत। सभी राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे संसद द्वारा बनाए गए विधान का अनुपालन सुनिश्चित हो। यानी कि जो राज्य हैं, अगर वो किसी भी विधि का या कोई भी कानून बनाते हैं, किसी भी विधान का निर्माण करते हैं राज्य के विधानमंडल, तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी विधि बना रहे हैं, जो भी कानून बना रहे हैं, वो ऐसे हों जो संविधान के किसी भी उपबंध का या संविधान में जो भी बात की गई है, जो भी उल्लेख है, जो भी प्रावधान है, उनकी किसी भी बात का उल्लंघन ना हो उस कानून के द्वारा। तो इस बात को ध्यान में रख कर ही राज्य अपने राज्य में विधि निर्माण कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर रखिएगा। तो सभी राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे संसद द्वारा बनाए गए विधान का अनुपालन सुनिश्चित हो। तो ये बात कही गई है यहाँ पर कि एक तो क्या दो बातें ध्यान रख के काम बनाना होता है, राज्य को अपने जो विधि बनानी होती है, राज्य के विधानमंडल होते हैं ना जिनमें विधि का निर्माण होता है, पता है आपको कि राज्य के विधानमंडल होते हैं, उन्हीं में केंद्र में कौन है, संसद, और राज्य में कौन होता है, विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल से अपेक्षा की जाती है कि जब वो विधि का निर्माण करेंगे तो उनको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि उनकी जो विधि है वो संविधान की किसी भी बात का या उपबंध का उल्लंघन ना कर रही हो, साथ ही साथ वो जो संसद के द्वारा बनाए गए कोई कानून है उनका भी उल्लंघन ना कर रही हो। तो इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर क्लियर की गई है। अब आपको समझ में आ गया कि सभी राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, जो विधि को लागू करती है। तो लागू करने में इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी शक्ति उनके द्वारा बनाई गई है और बनाएंगे फिर लागू करेंगे, तो बनाई गई है और उसे लागू की गई है वो संविधान के उपबंध का और संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि का उल्लंघन ना करे। तो फिर आप अब क्लियरिटी आ जाएगी आप इस लाइन के। अब दोबारा पढ़ के बता देती हूँ। देखिए समझना, सब बहुत पढ़ना इतना रटना ज़रूरी नहीं है जितना प्रत्येक लाइन के बारे में समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचें कि सीधा ये बात पढ़ ली हमने और सीधा ऐसे आ जाएगी, नहीं हो सकता है, वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछें। परंतु अगर आपने हर लाइन को, हर शब्द को समझ के पढ़ा है तो आप बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम दे के आएंगे और क्लियर भी कर लेंगे उसे और पास हो जाएंगे। तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे जो भी आप बनना चाहते हैं, या जिस चीज़ का भी आप एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या जो भी बनना चाहते हैं, लक्ष्य आराम से तय कर लेंगे। तो सभी राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे संसद द्वारा बनाए गए विधान का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। राज्यों के अधिकतर क्षेत्र में रखे गए विषयों पर भी केंद्र संसद को कुछ परिस्थितियों में विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ बात ये की गई है कि जो राज्य के तहत विषय रखे गए हैं, राज्य को विषय दिए गए हैं ना कुछ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि राज्य के विषय क्या है, केंद्र के विषय क्या है, समवर्ती सूची में किन विषयों को रखा गया है। तो ये सब बातें हम पॉलिटी में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम संसद और राज्य के विधानमंडल का आपस में रिलेशन कैसा है, कैसा संबंध है, वो देख रहे हैं। ये सारी बातें, जो बातें आपकी पार्लियामेंट में क्लियर नहीं हो रही हैं वो पॉलिटी में क्लियर हो जाएंगी। और फिर जब आप पार्लियामेंट और पॉलिटी दोनों को पढ़ेंगे तो सारी ही बातें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये भी अपने आप में पढ़ना ज़रूरी है। मेंस के
लिए बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप इससे, और उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ में मेंस के लिए भी, क्योंकि वो भी ये भी और वो भी दोनों ही प्री कम मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बात कही जा रही है यहाँ पर, जो राज्य के लिए विषय आरक्षित हैं या जो विषय राज्य जिन पर कानून बना सकता है उन पर केंद्र भी कानून बना सकता है। अब वो किस परिस्थिति में बना सकता है, ये देखिए कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखे गए विचारों पर भी केंद्र की संसद को कुछ परिस्थितियों में विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। जब और वो कब बना सकती है, आपको इससे पहले वाले में भी जब हम राज्यसभा पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राज्यसभा प्रस्ताव पेश करती है राज्यों में कानून बनाने के लिए। तो यही बात की जा रही है कि जब राज्यसभा एक संकल्प पास करके, संकल्प होता है विशेष बहुमत का, 2/3 बहुमत होते हैं जिसमें मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो दोबारा जाके राज्यसभा वाले लेक्चर देखिए। तो जब राज्यसभा एक संकल्प पास करके विशेष बहुमत प्राप्त, वो जो संकल्प पास किया गया उसको विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तो विशेष बहुमत प्राप्त यह घोषणा करती है कि ऐसा करना राष्ट्र या देश के हित में आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची में रखे गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। किस परिस्थिति में बना सकती है कि जब राज्यसभा ये सोचती है या ये समझती है या ऐसा संकल्प पारित करती है विशेष बहुमत के द्वारा कि इस विषय पर केंद्र के द्वारा अगर संविधान के तहत, क्योंकि राज्यसभा या कोई भी जो भी कार्य करे उसको संविधान को ध्यान में रखकर ही करना है, तो राज्यसभा ये संकल्प पारित कर देती है कि यह घोषणा करती है कि ऐसा करना, कि ये जो हम कर रहे हैं कि राज्य के लिए कानून निर्माण करे केंद्र की संसद, ये इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा करना हमारे देश के लिए आवश्यक है, देश के फायदे में है, देश के हित के लिए आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची में रखे गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तब बना सकती है, बगैर किसी रीजन के ऐसे नहीं सीधा जाके हस्तक्षेप कर दे। तो उसमें भी कुछ प्रतिबंध है केंद्र की संसद पर। लोकसभा पारित बेशकली बनाएगी, परंतु राज्यसभा ये डिसाइड करेगी कि वो बनाएगी या नहीं बनाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा होने पर संसद की विधान बनाने की शक्ति का विस्तार हो जाता है। जब हमारे देश में आपातकाल होता है ना, आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तब केंद्र अपने आप में ही मजबूत हो जाता है, उसकी जो शक्तियां हैं वो और भी बढ़ जाती है, उनका और भी विस्तार हो जाता है। तो ये बात की गई है कि इसके अलावा आपातकाल की घोषणा होने पर संसद की विधान बनाने की शक्ति का विस्तार हो जाता है। इसके तहत वह भारत के किसी भी एक भाग के लिए या पूरे भारत के भाग के लिए विधि बना सकती है। ठीक है, क्या देखा हमने कि पूरे एक भाग के लिए या पूरे भाग के लिए विधि बना सकती है। क्या देखा हमने, ये बात देखी, ये बात सुनी और पढ़ी। क्या पढ़ी कि इसके अलावा आपातकाल की घोषणा होने पर संसद की विधान बनाने की शक्ति का विस्तार हो जाता है। इसके तहत वह भारत के किसी भी भाग के लिए, यानी कि भारत का कोई एक भाग कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बनानी है या सिर्फ बिहार के लिए बनानी है या आंध्र प्रदेश के लिए बनानी है, तो किसी भी एक भाग के लिए या फिर पूरे क्षेत्र, पूरे राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सभी को शामिल करके उन पर भी विधि बना सकती है। तो यही बात कही गई है कि इसके अलावा आपातकाल की घोषणा होने पर संसद की विधान बनाने की शक्ति का विस्तार हो जाता है। इसके तहत वह भारत के किसी एक भाग के लिए या पूरे भारत के भाग के लिए विधि बना सकती है। और ये विधि कब तक लागू रहेगी जो संसद ने विधि बनाई है? जब तक आपातकाल खत्म होता है, और आपातकाल के खत्म होने के 6 महीने के बाद तक वो विधि लागू हो रह सकती है। तो देखिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगी वो विधि भी, जो जो केंद्र है, संसद है, सरकार है, उसके द्वारा जो बनाई गई है 6 माह तक। यानी कि आज हमने घोषणा की कि समाप्ति हो रही है किसकी? आपातकाल की, तो इसके 6 महीने बाद ये विधि भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपातकाल के दौरान
राज्यसभा जो प्रस्ताव पारित करती है, आपको बताया, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ आपातकाल भी बता दिया। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि विधानमंडल जो राज्य का है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी अपनी शक्तियाँ रहती हैं, परंतु वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाती हैं। जब आपातकाल हट जाएगा तो फिर वापस से नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी अपनी। तो याद रखिएगा आप, ऐसा नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री या सारी विधानमंडल को ही हटा दिया जाता है और सीधे तौर पर केंद्र आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बस वो कुछ समय के लिए शक्ति अपने हाथ में लेती है, और वो भी इसमें जो मध्यस्थता का काम करता है वो राज्यपाल करता है। यानी कि राज्यपाल के द्वारा ही शासन की देखरेख की जाती है। और राज्यपाल किसके को ध्यान में रखकर कार्य करता है? केंद्र की जो संसद है उसके जो दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखकर कार्य करता है। अपनी विधानमंडल वैसी की वैसी ही होती है। जब आपातकाल हट जाता है तब वो वापस से वैसे ही कार्य करना लगता है जब जो आपातकाल से पहले किया जा रहा था। और आपातकाल के दौरान ऐसा भी होता है, आपको पहले भी बताया ना कि संसद का कार्यकाल घटाया बढ़ाया भी जाता है जब पूरे देश में होता है। तो अब आप आपातकाल देखिए, आपातकाल कितने प्रकार का होता है या कितने तरीके से हमारे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल, ये मैंने नीचे लिख दिया है, वहाँ ना लिख के नीचे लिख दिया है। ये देखिए, आपातकाल 3 तरीके से लगाया जा सकता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि पूरे देश में जो आपातकाल लगाया जाता है। और ये किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 352 352 के अंतर्गत होता है राष्ट्रीय आपातकाल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछते हैं कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राज्यों में आपातकाल। और यहाँ पर संविधान में राज्यों के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ये शब्द कहा गया है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी कि अगर राज्य में ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का शासन प्रशासन संविधान को ध्यान में रखकर नहीं चलाया जा रहा है, तब कहा जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। तो ये शब्द प्रयोग किया गया है, ना कि आपातकाल। तो परंतु हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? राज्यों में आपातकाल। तो राज्यों में आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? 356 के तहत। और एक वित्तीय आपातकाल 360 सबसे खराब है, कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पैसों का क्राइसिस कभी नहीं आना चाहिए। पूरी देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो और वैसे भी खुशी की बात यह है कि हमारे देश में अब तक भी वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ये कितनी बार लगाया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन ये सब पॉलिटी में देखेंगे, या फिर अभी आप जब पढ़ के वीडियो समाप्त करें तो आप जाके देख सकते हैं कि कितनी बार लगाया जा चुका है, पर मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और राज्यों में भी आपातकाल लगता रहता है, कभी किसी राज्य में लगता ही रहता है। परंतु वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, जो हमारे देश में अब तक तो नहीं लगाया, और आगे कोशिश भी यह होनी चाहिए कि नहीं लगे। अब देखते हैं, राज्यों की सहमति या उनके अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का निवेदन कर सकते हैं। अब क्या कहा गया है इसमें कि राज्यों की सहमति, यानी कि अगर कोई राज्य चाहता है कि मेरे राज्य के लिए मेरे जो राज्य है उस पे मैं कानून ना बना के केंद्र कानून बनाए, वो ज़्यादा बेहतर बनाएगी, तो राज्यों की सहमति से कोई 2 राज्य चाह रहे हैं या फिर 2 से अधिक राज्य चाह रहे हैं, तो यही बात कही गई है कि राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर, वो अनुरोध कर रहे हैं केंद्र से कि आप मेरे इस विषय पर कानून बनाइए, विधि बनाइए। तो वो क्या है? राज्यों की सहमति या उनके अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपने देखा कि संसद, यहाँ पर आपने देखा समवर्ती सूची के तहत कानून बना सकती है और केंद्र का कानून मान्य होगा। दूसरा आपने देखा आपातकाल के समय भी केंद्र कानून बना सकती है। और अब यहाँ पर क्या है,
केंद्र जो राज्य हैं वो स्वयं अपने आप से ही ये कह रहे हैं केंद्र से कि आप हमारे राज्य के लिए इस विषय पर, जो विषय वो डिसाइड कर रहे हैं कि इस विषय पर आप कानून बनाइए हमारे राज्य के लिए। वो कोई 2 राज्य भी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं मिलके, या 2 से अधिक राज्य भी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो जितने भी राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया है मिलके, उनके लिए संसद कानून बनाएगी और उस राज्य में वो लागू हो जाएगा। या फिर अब देखिए, अब ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ये इसी तरीके से बनाया गया था। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी हो गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 पूछ लेते हैं कुछ सीधे तौर पर। परंतु इस प्रकार निर्मित कानून उन्हीं राज्यों में प्रस्तावित रहता है जिन राज्यों ने इसके लिए मांग की थी। यानी कि जिन राज्यों ने कहा था या जिन्होंने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य के लिए आप कानून बनाइए, उन्हीं पर यह लागू रहेगा। साथ ही साथ या उन राज्यों में भी जो इस बारे में संकल्प पास करके बाद में उसे अपना ले। अब 2 राज्य थे, 2 राज्य, कोई भी 2 राज्य ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो किन्हीं 2 राज्यों ने या 2 से अधिक राज्यों ने अनुरोध किया और केंद्र ने उनके लिए विधि का निर्माण कर दिया। अब क्या होगा? कुछ राज्य हैं जिन्होंने देखा कि ये विधि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है और बहुत अच्छी तरीके से कार्य भी हो रहा है, इस पर बहुत फायदे हैं इस विधि के। तो कुछ राज्य बाद में आकर भी उस विधि को अपना सकते हैं। तो यही कहा गया है कि वो राज्य जिन्होंने इसको बनाने के लिए अनुरोध किया था, या फिर वो राज्य जो बाद में इसको आकर अपनाते हैं, दोनों पर ही लागू होगा। हो सकता है 2 ने अपनाया था, उत्तर प्रदेश, बिहार ने अनुरोध किया था बनाएं, तो उन पर तो लागू होगा ही होगा। अब साथ में आंध्र प्रदेश और केरल ने ये सोचा कि मेरे राज्य के लिए भी ये कानून बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी इसे अपना लूं, तो उन दोनों राज्यों में भी ये लागू हो जाएगा। साथ ही साथ और क्या बात है देखिए, तथा संघ सूची में लिखित कुछ प्रावधानों से भी संसद को शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह विधि द्वारा अपेक्षित घोषणा करके राज्य के कुछ विषय या क्षेत्र अपने अधिकार में ले कि संसद को भी ये अधिकार है कि वो जिस तरीके का उपबंध संविधान में किया गया है उसको ध्यान में रखकर उसी के तहत राज्य के कुछ विषय, देखिए, राज्य के कुछ विषय या क्षेत्र अपने अधिकार में ले और उन पर कानून बनाए। तो ये शक्ति भी संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा आप। भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों व प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। विदेश मामले पहले तो आते ही संसद के अंतर्गत है, परंतु कुछ ऐसा भी होता है कि वो राज्य से भी रिलेट कर रहे होते हैं, राज्य से भी संबंध होता है कभी कभी किसी विदेशी समझौते का। तब क्या होता है, तब संसद को अपने आप में इस मामले को लेकर प्रभुत्व प्राप्त है कि वो कानून बना सकती है और वो राज्य को मानना भी आवश्यक है। यही बात की गई है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों व प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के लिए कानून बना सकती है। याद रखिएगा आप। राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति जी को किसी राज्य के राज्यपाल से, देखिए याद रखिए, जो मैं बात बोल रही हूँ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप समझ पाएंगे और अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। अगर राष्ट्रपति शासन कैसे होता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है ना, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यों में। तो अगर राष्ट्रपति जी को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने या इस बात पर सहमति हो जाती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के या नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा या नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जी उद्घोषणा शब्द से तात्पर्य है सरकारी घोषणा। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं।
अगर हिंदी का पेपर आता है आपका, जैसे आप स्टेट पीसीएस देते हैं, यूपी पीसीएस देते हो, तो हिंदी का अपना एक पेपर आता है ना, तो उसमें भी पूछ सकते हैं कि उद्घोषणा किसको कहते हैं। या आपको, अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी से कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी, तो पता होना चाहिए। तो उद्घोषणा शब्द से तात्पर्य है सरकारी घोषणा। तो उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या कुछ कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अगर आपको ऑल ओवर या मोटे तौर पर बताऊं तो ये बात किया गई है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना है तब किस तरीके से लगाया जाएगा। ऐसा नहीं राष्ट्रपति जी सीधे गए कि मुझे आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, नहीं, सीधे नहीं कह सकते। इसका पूरा प्रावधान तो हम पॉलिटी में देखेंगे, परंतु सिर्फ हम यहाँ केंद्र के स्तर पर देख रहे हैं कि संसद की किस तरीके की स्थिति है, केंद्र कैसे मजबूत है। तो क्या होगा कि अगर किसी भी राज्य में ऐसा होता है कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, यानी कि संविधान में जो उपबंध किए गए हैं उनके तहत उनको ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया जा रहा, और वहाँ के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में संविधान को ध्यान में रखकर कार्य नहीं हो रहा, तो राज्यपाल कहेगा कि हमारे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, संविधान को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया जा रहा, या फिर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि संविधान के तहत यहाँ पर कार्य नहीं किया जा सकता है। तब राष्ट्रपति जी के पास ये रिपोर्ट जाएगी। तब उसके बाद राष्ट्रपति जी चाहें तो सिर्फ राज्य के कुछ क्षेत्रों के लिए कानून निर्माण कर सकते हैं, या फिर पूरे क्षेत्र को, राज्य के पूरे विषय को अपने अंडर ले सकते हैं। परंतु इसकी अनुशंसा, इसकी सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो ये बात फिर आप देख लीजिए, अब मेरे समझाने के बाद देखिए, आप समझ में अच्छे से आएगी कि अगर राष्ट्रपति जी को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने या इस बात पर सहमति हो जाती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के या नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जी उद्घोषणा करके, यानी कि सरकारी उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या कुछ कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं। समझ में आई जो मैंने कही बात? नहीं आई तो दोबारा सुनिएगा, क्योंकि सुनना और सुनने के बाद उसे समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी विषय सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब इसके 2 लेक्चर और आएंगे, फाइनल निष्कर्ष भी तो पढ़ना है हमें। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।